हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन और कंपैरिजन। किस चीज़ का? इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस। इस टर्म को याद रखिएगा, इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन वन ऑफ द लाइन ऑफ डबल सर्किट लाइन। मीन्स ये क्या है कि अभी तक हमने ये देखा था कि कोई भी जनरेटर जब डबल लाइन के थ्रू इनफाइनाइट बस को पावर फीड कर रहा था तो उस वक्त हमने स्टेबिलिटी को स्टडी किया। उसमें हमने एक आइडियल कंडीशन ली थी कि जैसे ही फॉल्ट होता है या जैसे ही किसी लाइन में फॉल्ट होता है तो तुरंत इंस्टेंटेनियसली वो लाइन हमारी सर्किट के बाहर हो जाती थी। तो वहाँ पे हमने दो कर्व हमारे पास आए थे इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए दो कर्व आए थे। याद है आपको? बिफोर फॉल्ट एंड आफ्टर फॉल्ट। वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं डिस्कस किया था, दैट इज ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा एक्चुअल में एक एग्जांपल है। इसके थ्रू आप ये समझेंगे कि किस तरह से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी या PEM, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर कहीं पे फॉल्ट होता है, किसी एक लाइन पे फॉल्ट होता है। जैसे इस लाइन पे देखिए XL1 है, XL2 डबल लाइन से ये जनरेटर फीड कर रहा है इनफाइनाइट बस को। बीच में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, XT1 एंड XT2 लगे हुए हैं। ठीक है, दो लाइनें हैं, XL1 और XL2 है। स्विच S ओपन अभी है, हमने ये माना है कि बिफोर फॉल्ट कंडीशन है, अभी तक कोई फॉल्ट नहीं हुआ है तो स्विच ओपन है। जनरेटर का अपना जनरेटेड EMF 2.4 पर यूनिट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड केवल दिया हुआ है। EG जनरेटर का रिएक्टेंस है 1.5 पर यूनिट। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा कोई फॉल्ट नहीं हो, इस स्विच को आप इस तरह समझिएगा कि ये कोई फॉल्ट हो रहा है, किसी एट द टाइम t=0 फॉल्ट हो रहा है। जैसे ही फॉल्ट होगा वैसे ही ये स्विच S ओपन हो जाए। फॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्विच S लगाया गया है और फॉल्ट इंपीडेंस क्या है? 0.05 पर यूनिट। जब तक फॉल्ट नहीं हुआ है ये फॉल्ट इंपीडेंस पिक्चर में नहीं आया हुआ है और स्विच S ओपन है, लाइन चल रही है। ठीक है, जनरेटर फीड कर रहा है, हमारी सब कुछ चल रहा है। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि कहीं मान लीजिए फॉल्ट हुआ, दूसरी लाइन में कहीं फॉल्ट हुआ। हमने यहाँ पे देखा मिड पॉइंट पे कहीं फॉल्ट हुआ है, मिड पॉइंट पे कहीं फॉल्ट हुआ, लाइन के मिड पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है विद द फॉल्ट इंपीडेंस 0.05 पर यूनिट। 0.05 पर यूनिट ये मैंने फॉल्ट इंपीडेंस दिया हुआ है। इसमें सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट भी हो सकता है, जो कि आइडियल कंडीशन होगी। सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा टोटली। तो ये हमारी कंडीशन होगी। हमने यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन लेके चलने हैं ताकि हमारी हर चीज़ क्लियर होती जावे। ठीक, जब हमारा स्विच S क्लोज हो जाएगा, दैट इज ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट उस समय अकर कर रहा है, उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी या स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट PEM क्या होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि फॉल्ट हुआ, अकर कर रहा है या ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन हमने निकाल लिया। पहले हमने प्री फॉल्ट कंडीशन निकाल ली PEM की, फिर उसके बाद ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन निकाला, स्विच क्लोज होने के टाइम पे क्या है वो निकाला। उसके बाद हमने ये भी कहा कि क्वेश्चन में आगे को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है कि आल्सो आफ्टर रिमूविंग लाइन L2 हमें मैक्सिमम पावर स्टडी स्टेट पावर ट्रांसफर कैपेसिटी विद स्विच ओपन, पहले प्रीफॉल्ट कंडीशन एंड क्लोज ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन एंड आल्सो आफ्टर रिमूविंग लाइन L2। हमारा जो ब्रेकर्स वगैरह लगे होंगे लाइन 2 पे, जब हमारा फॉल्ट हुआ, रिले ने सेंस किया, ब्रेकर को कमांड गई, ब्रेकर ने इस लाइन को हटा दिया, सर्किट से बाहर कर दिया, उस वक्त हमारी जो PEM होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगी, या वो क्या होगी? मीन्स हम यहाँ पे तीनों केसेस में देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट का किस तरह से होगा और इन तीनों कंडीशंस में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी का कंपैरिजन क्या होगा, किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगा, किस कंडीशन में सबसे कम होगा, किस कंडीशन में बीच में होगा। और उसी तरह इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस भी देखेंगे, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये मेरा इस लेक्चर का टॉपिक है। ठीक, तो
सबसे पहले हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या है बिफोर फॉल्ट कंडीशन। सबसे पहले केस 1, बिफोर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, इस वक्त हमारी सर्किट किस तरह बनेगी, अब हम यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट इसको ड्रॉ करते हैं। एक्स जी, ये हमारा एक्स जी इज इक्वल टू 1.5 पर यूनिट। जनरेटर का रिएक्टेंस ये हो गया ई जी, मैग्नीट्यूड दिया हुआ यहाँ पे 2.5 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर 1 का रिएक्टेंस दैट इज एक्स टी वन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.2 पर यूनिट। सारी वैल्यूज पर यूनिट में हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास लाइन 1 का क्या है रिएक्टेंस, एल एक्स एल वन इज इक्वल टू 0.8, फिर एक्स एल वन इज इक्वल टू 0.8 एंड एक्स एल टू इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक्स टी टू इज इक्वल टू 0.125। ये है, क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे इनफाइनाइट बस कनेक्ट है, V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, कब, बिफोर फॉल्ट कंडीशन में। अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले XL1 पैरेलल टू XL2 दैट मीन्स 0.8 पैरेलल टू 0.8। क्या इसका आएगा 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 1.6.4। ठीक, इन दोनों का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या जाएगा 0.4 पर यूनिट। अब X1 ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, या हम ये कह लें इसे इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस बिफोर फॉल्ट, या बिफोर दैट इज स्विच एस ओपन। ठीक, X1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा प्लस 0.2 प्लस 0.4, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये जो आया था हमारा, फिर 0.125। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1.5, 0.2, 0.4, 0.125, 5 to 7 गया 12, ये 2.25, ये आ गया हमारे पास 2.25 इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस बिफोर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, और जो वैल्यूज हमारी आती जाएंगी उनको मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ताकि हमें फर्दर अगर फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े आगे क्वेश्चन में तो हम उसको ले सकें। तो X1 हमें क्या मिल गया 2.225 पर यूनिट। क्लियर है। अब क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी या स्टेडी स्टेट लिमिट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट PEM1। क्या होता है ये PEM1 EV अपॉन X1। क्लियर है। E की वैल्यू क्या दी हुई है 2.4 इंटू 1 पर यूनिट
अपॉन x1 की वैल्यू क्या निकाली हमने 2.225। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1.08 पर यूनिट, या जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। मतलब बिफोर फॉल्ट कंडीशन हमारी क्या है 1.08 पर यूनिट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है। इसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। PEM1 इज इक्वल टू 1.08 पर यूनिट। यहाँ भी देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हमने अपने पीछे भी लेक्चर्स में कई बार कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था कि फॉल्ट नहीं है, स्विच एस ओपन है, उस वक्त हमारी क्या इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस आई, और उसके बाद हमारी स्टेडी स्टेट लिमिट क्या हुई, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या हुई, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी क्या हुई, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम ड्यूरिंग फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर पोस्ट फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरा केस लेते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। इस फिगर को नोट कर लीजिएगा, इसको हम अभी इरेज कर देंगे। ठीक है, केस 2 ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। ठीक, अब इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं इससे। ठीक, ये कितना है 1.5, ये कितना है 0.2, ये कितना है 0.8। लाइन 2 के मिड में फॉल्ट हो रहा है, लाइन 2 के मिड में स्विच एस ओपन क्लोज हो रहा है, उस वक्त हमारे पास इसे हम कह लें ड्यूरिंग एस क्लोज्ड। हाँ, लाइन 2 पे मिड में हो रहा है, और किस फॉल्ट इंपिडेंस हो रहा है 0.05 से हो रहा है, 0.05। ये कितना है 0.4 हो जाएगा, मिड में है तो ये भी 0.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.125। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमारे इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास यही आएगी। ये V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट इज इक्वल टू 2.4 पर यूनिट। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गई हमारी। अब इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे इस पूरे का इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस हमारा है, हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि PEM2 कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे है। अब इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारे पास ये हो गया, इन दोनों को सम अप कर दीजिए 1.5 प्लस 0.2 दैट इज 1.7। क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अभी पहले इसको कर लेते हैं 0.8। क्लियर है, 0.125 ये पर यूनिट। ये है 0.4, 0.4, 0.05। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए इस सर्किट को हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले हम इस स्टार को सिंप्लीफाई करेंगे, स्टार या इस वाले पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इसको हमने इसे 0.1 मान लीजिए, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया
3, टर्मिनल 1, 2 एंड 3। अब हमें अगर डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो डेल्टा में अगर होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कह लें x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ठीक। स्टार के इरेक्टेंसेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा x1 2, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में x1 2। ये देखिए x1 x2 x3 कैसे कर दिया हमने, 1 2 3 हमने मान लिया। x1 से जो कनेक्ट है x1 इसको, इधर x2 इधर x3। अब 1 और 2 के बीच में जो कनेक्ट है x1 2 कर लिया। x1 और 3 के बीच में जो कनेक्ट होगा इसे क्या कह देते हैं, x1 3 कर दे रहे हैं। और इसके बाद इसे क्या कह दे रहे हैं हम लोग, x2 3, ठीक। तो ये हमारा डेल्टा कन्वर्ट होगा। अब इसको हमें x1 2 x1 3 और x2 3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए x12 सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1। ये हमारी सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने ये देखा हुआ है कि स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं। x1 इंटू x2 क्या है, x1 क्या है 0.4 इंटू x2 की वैल्यू 0.4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 इज इक्वल टू 0.4, x2 इज इक्वल टू 0.4, x3 इज इक्वल टू 0.05। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे 0.4 प्लस x2 की वैल्यू 0.4, x3 0.05, x3 0.05 और ये 0.4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 0.16, 0.2, 0.02, ये आ गया 0.02। इसको हम जो करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 पर यूनिट। x की वैल्यू हमें मिल गई 0.2 पर यूनिट। अब इसको अगर x1, अब हम x12 और x13 और x23 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको x इज इक्वल टू 0.2 पर यूनिट, ठीक। आगे x12 की वैल्यू को फाइंड करिए। x12 इज इक्वल टू x अपॉन 12 है तो अपॉन x3। x क्या हमें मिला 0.2 अपॉन x3 की वैल्यू क्या मिली हमें 0.05। क्लियर है। तो 4, x12 की वैल्यू हमें मिल गई 0.4 पर यूनिट, यह मिला 4। क्लियर है। अब x23 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। x23 x अपॉन x23 है 2 और 3 के बीच की वैल्यू, तो अपॉन में कौन सा आएगा जो इन दोनों में नहीं है। 1 2 3 है भाई, 1 2 3 है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 रिएक्टेंसेस हैं। तो हम जानते हैं कि x23 को अगर फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बीच में अगर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालना है डेल्टा में, तो हमें डिवाइड किससे करना होता है x1 से जो बचा हुआ है। तो ये हो गया x1 0.2 अपॉन x1 की वैल्यू क्या है 0.4। क्लियर है, 0.5 पर यूनिट। इसी तरह x31 या x13 जो भी कह लीजिए x2 0.2 अपॉन x2 की वैल्यू 0.4, ये भी हो गया 0.5, ये हो गए। अभी हमें डेल्टा में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0.5, ये भी 0.5, ये हमें मिल गया। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये सारी चीज़ें हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल से पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इस वाली सर्किट से, इस सर्किट से हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। ये सारा भी हटा देते हैं यहाँ से। हमने वैल्यूज तो लिखी दी हैं 4.5 to 3.5। ठीक है, क्लियर है।
अब इसको हम लोग और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इस सर्किट डायग्राम को। यहाँ से इसके बाद ये आ गया, क्या आया 1.7, 1.7, फिर 0.8, 0.8। अब इसके पैरेलल में क्या है, 0.8 वाले पैरेलल में क्या है, देखिए 4, इसके पैरेलल में 4। अब इस पॉइंट मतलब जहाँ 0.8 वाले टर्मिनल का एक कनेक्ट है, ये तो एक ही टर्मिनल हो सकता है, आपस में शॉर्ट है ये। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसके और ग्राउंड के बीच में जो कनेक्ट हो रहा है X13 कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया 0.5। इसी तरीके से ये टर्मिनल सेम ही हो गया, ठीक। तो 2 और ग्राउंड के बीच में जो कनेक्ट हो रहा है कौन सा हो रहा है, X23, थर्ड टर्मिनल हमने ग्राउंड पे लिया हुआ है, ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5, ठीक। और आगे क्या जरा कनेक्ट है, 0.125 का रिएक्टेंस कनेक्ट है, 0.125। ये हमारा इनफाइनाइट बस V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे E है, जो भी वैल्यू है इसकी 2.45 यूनिट, ये हमें मिल गया। क्या किया हमने, इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस लेते हैं 0.8 और 4 का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जब लेंगे हम लोग, ये हो गया, ठीक है। .8 पैरेलल टू 4 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 4 अपॉन 4.8, ठीक है, ये क्लियर। टू बाई 3 दैट मीन्स 0.67 पर यूनिट। इसका जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आ जाएगा हमारे पास 0.8, इसको मैं बढ़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है दिखाई पड़े, 0.8 पैरेलल टू 4 का वैल्यू जो हमारे पास आएगा 2/3 दैट इज 0.67 पर यूनिट। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आगे इसको बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, अभी बस लिखते जाइए। फिर अब यहाँ से वन 1.7 ये ले लिया, ये वाला है पॉइंट, इसके बाद ये 0.5 कनेक्ट है इसके ग्राउंड के बीच में, 0.5 क्लियर है। 0.8 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या आया था, ये 0.8 है, ये ध्यान रखिएगा 0.8 है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आया 0.67, 0.67 पर यूनिट। फिर इसके बाद क्या आया, यहाँ पे कनेक्ट है इसके ग्राउंड के बीच में 0.5, फिर यहाँ पे आगे कनेक्ट है हमारा 0.125, ये इनफाइनाइट बस V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। अभी यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है हमें, फिर से हमें कुछ करना होगा ऐसा कि हमें कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो। जब हम देखिए जो हम PEM निकालते हैं तो EV/X होता है, ये X क्या होता है, ये जनरेटर है, तो इसके बीच में ये, फिर ये इनफाइनाइट बस, ये होता है X ना। कोई शंट ब्रांच तो लगी नहीं हुई है, तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि जो शंट ब्रांचेस आ रही हैं 0.5 की, जो ये हमारा फॉल्ट इम्पीडेंस हुआ है उसका जो इम्पीडेंस है वो तो ग्राउंड में ही है भाई, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो वो हमारा ग्राउंड ही है, तो वो शंट में आ गया है। अब उस सारी ये जद्दोजहद जो कर रहे हैं हम लोग, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार जो भी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ये जो शंट पैरामीटर है, जो शंट कंपोनेंट आ गया है, इसको हमें ख़त्म करना है और हमें कुछ इस फॉर्म में लेके आना है कि X डायरेक्टली कनेक्ट हो ये इस जनरेटर और ये इनफाइनाइट बस के बीच में, कहीं इसका कोई शंट कंपोनेंट कहीं पे नहीं हो, ठीक है। तो
यही सारी जद्दोजहद है कि हम इसको डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा, ये सब कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने मोटो बता दिया, बताया कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं अभी। अब आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, फिर से दोबारा से इस स्टार को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग डेल्टा में। दोबारा से अब कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये स्टार से डेल्टा कन्वर्जन तब तक करते जाते हैं जब तक हमें, अभी हम आगे इसको बढ़ते जाइए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब आगे फिर से टर्मिनल 1 2 3, क्लियर है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1 2 के बीच में जो कनेक्ट होकर क्या आएगा, x1 2। 1 और 3 के बीच में जो कनेक्ट होकर क्या आएगा, x1 3। और x2 3 के बीच में जो कनेक्ट हुआ क्या हुआ, x2 3। ये हमें मिला। अच्छा, ये वैल्यूज क्या, इनको क्या हम लिखेंगे, x1 लिख लिए, इसको हम लिख लिए x2, इसको हमने लिख लिया x3। क्लियर है। अब आगे इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे रेस करता हूँ इसको। आगे बढ़िए, यहीं पे चलते हैं हम लोग, करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। x1 इज इक्वल टू 0.67, x2 इज इक्वल टू 0.125, x3 इज इक्वल टू 0.5। फिर से स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। x को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। x का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रेक्टेंसेस, x1 x2, x2 x3, x3 x1। ये है x1 की वैल्यू 0.67 इंटू 0.125। अब 0.125 इंटू x3 की वैल्यू 0.5, 0.5, x1 की वैल्यू 0.67। इसको आप लोग जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसका आएगा करीब 0.48 पर यूनिट। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.48 आ जाएगी। यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.48। ठीक, अब x12 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 0.48 अपॉन 12 है तो अपॉन x3, 0.48 अपॉन x3 क्या है, 0.5। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.963। इसकी वैल्यू आएगी। अब जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह x23 को अगर हम करेंगे तो 0.48 अपॉन x1, 0.48 अपॉन x1 की वैल्यू क्या है अभी 0.67। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.718। ये वैल्यूज़ आएंगी, आप इसको देखते जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, x12 0.963, x23, x12 निकाला हमने, x23 निकाला 0.718। ठीक, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, x23 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, x12 निकाल लिया, x23 निकाल लिया। अब x31 निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। x3 है 1 का, के लिए क्या होगा 0.48 अपॉन x2, 0.48 अपॉन x2 कितनी है 0.125, 0.125 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.85। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो हमें ये मिल जाएगा 3.85 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये स्टेप्स क्लियर हैं कि हमने इस स्टार को फिर से डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद x12, x23 और x31 की वैल्यू या x13 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम इस सर्किट को दोबारा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। बनाइए इसको यहां से 1.7
1.7, इसके बाद 0.5, इसके बाद 0.5। क्लियर है? अब इसके बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है? 0.963। ये वाला रिएक्टेंस क्या कनेक्ट हुआ? 0.963। क्लियर है? इसके बाद देखिए ये और ग्राउंड के बीच में भी, और X13 भी जो कनेक्ट हुआ है पॉइंट टर्मिनल 1 और 3 के बीच में, मतलब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब इस तरह से क्या है इसका? 3.85। ठीक है। अब इसको जब करेंगे, इसका क्या है? पॉइंट टर्मिनल 2 और 3 के, टर्मिनल 2 और 3, जो 3 टर्मिनल है, थर्ड टर्मिनल वो क्या है? ग्राउंडेड है। उसके बीच में क्या रिएक्टेंस है? 0.718। ये हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। और डायरेक्टली टर्मिनल 2 किससे कनेक्ट है? इनफाइनाइट बस से। ठीक। अब आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या आएगा? 0.5 पैरेलल टू 3.85 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.385 अपॉन 0.5 प्लस 0.385 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें ये 0.44। इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या? 0.44। अब फिर इसको हम आगे ड्रॉ करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। फिर से सिंप्लीफाइड वर्जन बनाते हैं। वन 1.7 ये वाला, इसके बाद 0.963 ये वाला, फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया इनफाइनाइट बस से। V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। शंट कंपोनेंट कौन से हो गए? 1.7 और 0.963 के बीच में 0.44। क्लियर है? अब आगे इस वाला का 0.718। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे हमें अब आगे क्या ध्यान देना, जब अब हमें यहाँ पे देखना है कि देखिए जो ये टर्मिनल है, जो ये इनफाइनाइट बस है V, उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया ये शंट कंपोनेंट 0.718। इसका हमारे इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? इसको जरा हम लोग अब देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जनरेटर था, हाँ मान लेते हैं इसे, ये है हमारा EV/X के लिए, ये X हो गया, ये E हो गया, ये V हो गया। ठीक। PEM इज इक्वल टू EV/X ये है। अगर मैं यहीं पे शंट कंपोनेंट कोई भी अगर कनेक्ट कर देता हूं इस तरह से कुछ भी, और इधर भी इस तरह से कुछ कनेक्ट कर देता हूं X1 X2, तो क्या ये PEM चेंज होगा? इसके जो PEM को जो डिसाइड करना है उनको देखिएगा, V X पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये तो अगर आप यहाँ पे चाहे रखें इसको और चाहे इसको यहाँ से हटा के इधर कनेक्ट कर दें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। चाहे इधर से इसको कनेक्ट कर दीजिए तब भी X ही है। तो मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है इनफाइनाइट बस, जो भी शंट कंपोनेंट इनफाइनाइट बस या जनरेटर साइड में एडजेसेंट कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब तुरंत कनेक्ट हो रहा है, उसके बीच में कोई रिएक्टेंस नहीं आ रहा है सीरीज में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पे। ये चीज़ आप देखिए, यही चीज़ आपको समझाना था कि जो हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे आके रुकेगा? जब हमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शंट कंपोनेंट जब हमारा पूरा का पूरा चाहे इस साइड खिसक जाए, चाहे ग्रिड की साइड पूरा खिसक जाए, या चाहे जनरेटर की साइड पूरा का पूरा खिसक जाए, तो उन दोनों का इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा PEM पे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पे, और ना ही वो इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस में
कैलकुलेट होंगे, ना ही वो इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस में काउंट होंगे। ठीक है, तो इसको चीज़ ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि हमें ये डेल्टा से स्टार से डेल्टा जो कन्वर्जन कर रहे हैं, देखिए हमने ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन अब मेन ऑब्जेक्ट देखिए क्या था, क्या रहा कि हमें शंट कंपोनेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको चाहे उधर खिसका दें, जनरेटर साइड में खिसका दें पूरा पूरा, और चाहे इस साइड में खिसका दें पूरा पूरा। दोनों ही केसेस में हमें जब हमारा पूरा जनरेटर साइड में खिसक गया या फिर इधर खिसक गया, जहाँ भी चला गया, तो उसका हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस एक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही हमारा पीईएम पे इंपैक्ट पड़ेगा। हमारा मोटो मेन यही है। अब देखिए ये वाला तो पूरा का पूरा खिसक चुका है, आ चुका है इनफाइनाइट बस की तरह, बट अभी ये भी जनरेटर यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, ये जनरेटर ही तो कनेक्ट है, अभी ये वाला इधर नहीं जा पाया है। इसके बीच में क्या है 1.7, मतलब एक स्टेप हमें अभी और आगे बढ़ना होगा, अभी एक बार और हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना होगा। अब आगे करते हैं इसको, फिर 1 तो कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए 3, फिर से वही चीज़ x12 x13 x23, ठीक है। और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं फिर से। x1 इज इक्वल टू 1.7, x2 इज इक्वल टू 0.963, x3 इज इक्वल टू 0.44। x की वैल्यू फाइंड करिए फिर से। x इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, 1.7 इंटू 0.963, x2 की वैल्यू 0.963 इंटू 0.44, x3 की वैल्यू 0.44 इंटू 1.7। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर होगा आपको। अभी तक हम करते ही आ ही रहे हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा लगभग 2.81 के समथिंग, 2.81 पर यूनिट। x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.81। ठीक, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम x1 x2 और x3 की वैल्यू फिर से x12 x23 और x31 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x12 इज इक्वल टू 2.81 अपॉन x3, 2.81 अपॉन x3 की वैल्यू क्या है 0.44, 2.81 अपॉन 0.44, ये आ जाएगा 6.38। ये आ गया हमारे पास 6.38। क्लियर है। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या चीज, x23 और x31 को। x23 कैलकुलेट करिए 2.81 अपॉन 23 है तो x1 2.81 अपॉन 1.7 आएगा ये 1.65 के समथिंग, 1.65। ठीक, अब इसके बाद हमें x31 की वैल्यू को फाइंड करिए, क्या आएगा 2.81 अपॉन x2, 2.81 अपॉन x2 की वैल्यू 0.963, 0.963, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2.92। ये हमें वैल्यूज मिल जाएंगी इनकी, नोट डाउन कर देते हैं हम लोग इसे। 23 इज इक्वल टू x23 इज इक्वल टू 1.65, 13 इज इक्वल टू 0.963। (0.963) ये हमने कल कैलकुलेट कर लिया। अब दोबारा सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं इसकी। यहाँ पे
जनरेटर हमारा कनेक्ट है, इज इक्वल टू 2.4 पर यूनिट की। टर्मिनल 1 ये 1, इसके बीच में कितना आया, ये आ गया x12 की वैल्यू कितनी आई 6.38, 6.38। 1 और ग्राउंड के बीच में जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या हुआ 0.963, 0.963। ये हमारा इनफाइनाइट बस, यहाँ 2 टर्मिनल 2 और इनफाइनाइट बस। अब टर्मिनल 2 और ग्राउंड के बीच में एक रिएक्टेंस ये कनेक्ट हुआ है, टर्मिनल 2 और ग्राउंड के बीच में एक रिएक्टेंस ये कनेक्ट हुआ है, दो रिएक्टेंसेस कनेक्ट हुए हैं। x23 की वैल्यू 1.65 और पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा 0.718, ठीक, हमें ये मिला 1 पर यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, मोटो हमारा क्या था, जो भी शंट कंपोनेंट्स हैं चाहे इधर ले आवे चाहे उधर ले आवे, हमारा वो चीज़ हो चुका है। जितने भी शंट कंपोनेंट हैं ये हमारा देखिए इस साइड में आ गया और ये हमारा वाला इस साइड में आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कोई भी सीरीज कंपोनेंट नहीं है और ना ही यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कोई भी सीरीज कंपोनेंट है। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट जो हमारा PEM निकलेगा, इसे हम कहते हैं PEM2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा EV/x2 और x2 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी दी x2 6.38। यही तो है जब लेते हैं हम लोग, हाँ तो इसे तो लेते हैं, अभी कितनी बार बता चुका हूँ उसको, x ये v ये e, EV/x PEM इज इक्वल टू, यही तो है, यही तो है मिला, ये हमें मिल गया। x2 हमने क्यों कहा, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन हमने x2 इसलिए कह दिया है, x2 को कह दिया है। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या मिलेगा 6.38। इसको ध्यान करिएगा, इसे यहाँ पे थोड़ा माइंड करिएगा। 6 इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस हमें क्या मिला, इससे कंपेयर करिएगा इसको, तो क्या मिला x की वैल्यू 6.38, ठीक। और हम इससे अब जब 6.38 मिल गया तो, और ये जो दोनों शंट कंपोनेंट्स हैं इनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये तो है ही है, उसके अलावा ना ही PEM2 पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि PEM को कैलकुलेट करने के लिए ये रास्ता है अपनाया गया है और ये x क्या है, दोनों के बीच का सीरीज कंपोनेंट है, शंट कंपोनेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसी चीज़ को, x2 ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, ड्यूरिंग स्विच क्लोज्ड, S क्लोज्ड, क्या मिला हमें 6.38 पर यूनिट। अब हम PEM2 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, PEM2 मतलब स्विच S क्लोज है या ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, EV/x2, E कितना है हमारा 2.4 इंटू 1 अपॉन x2 कितना है 6.38। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0.38 पर यूनिट, जो कि बहुत ही कम है किससे, PEM1 से। फॉल्ट कंडीशन में देखिए हमारा जो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है, 0.38 पर यूनिट पे पहुंच जा रहा है, कहाँ से 1.08 से, मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन हमारा PEM2 हो जा रहा है 0.38 पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, x1 इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस ज़्यादा कम है किससे, इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, दैट इज x2। अब हम लोग पोस्ट फॉल्ट कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट फॉल्ट कंडीशन का मतलब ये स्विच एस ये हमारा क्लोज है, बट यहाँ से हमारी लाइन ब्रेकर के द्वारा वो हटा दी गई है, सर्किट से रिमूव कर दी गई, उस वक्त हमारा PEM3 हम उसे कह देते हैं, पोस्ट आफ्टर फॉल्ट, दैट इज पोस्ट फॉल्ट कंडीशन। उस वक्त हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या होगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कैपेबिलिटी या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होगी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। केस 3 पोस्ट फॉल्ट
condition, that is line L2 open or removed from सर्किट। ठीक, अब इसके लिए इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। क्या आएगा, हमें मिलेगा ये लाइन हमारी ओपन हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा पास 1.5 प्लस 0.2 दैट इज 1.7। ये हो गया हमारे पास क्या 2.4। ये हो गया हमारे पास L1 0.8 पर यूनिट। यहाँ पास क्या हो गया 0.125 पर यूनिट, और ये हो गया हमारे पास V = 1 पर यूनिट। अब x2 को कैलकुलेट, x3 को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कह लें इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस आफ्टर रिमूविंग ऑफ लाइन L2। x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.7 प्लस 0.8 प्लस 0.125 प्लस आगे कुछ नहीं है 1.7 0.8 0.125 5 to 2.625 2.625 ठीक है 2.62 कहाँ गया, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2.625 इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये सारे रिजल्ट जितने आ रहे हैं अभी हम इसको समराइज करेंगे एक बार कि हमें क्या मिला, इसका इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिला, स्टडी हमारी जो आगे बढ़ेगी जिससे x3 2.625 पर यूनिट। क्लियर है। अब PEM3 EV बाई x3, EV कितना है 2.4 × 1 अपॉन 2.625, यह आ जाएगा हमारा 0.914। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही मिलेगा PEM3 इज इक्वल टू 0.914। अब इन तीनों रिजल्ट को हम लोग समराइज करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि लाइन L2 को रिमूव कर दिया है, तो ये हमारा 0.81 का जो रिएक्टेंस था वो रिमूव हो गया, ये साथ में ही फॉल्ट वाला भी रिमूव हो गया। इसके बाद ये सीधा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ये बना, इसके बाद हमें x3 ये मिल गया, उसके बाद हमें PEM3 ये मिल गया, इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या हमें इससे फ़ायदा मिला, क्या हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम किस रिजल्ट पे पहुँचे हैं, वो चीज़ हम लोग अब देखते हैं। हमने एक लाइव न्यूमेरिकल एक सॉल्व किया है जिससे हमें रिजल्ट मिला है। अब इससे हमें कंक्लूजन मिलेगा। देखिएगा x1 x2 और x3। x1 क्या है 2.25, उससे बड़ा 2.625, उससे 6.38, जो कि बहुत ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। मीन्स ड्यूरिंग फॉल्ट, पहले पे x1 और x2 को कंपेयर करेंगे हम लोग। अगर x1 इज वेरी x2 क्या हम कह लें, x1 इज वेरी वेरी लेसर देन द x2, दैट इज ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। ठीक, इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस
इंक्रीजेज, इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस इंक्रीजेज, इस चीज को ध्यान करिएगा, इंक्रीजेज मैं लिख रहा हूं, ये इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉल्ट कंडीशन में तो हमारा फॉल्ट इंपेडेंस वहाँ पर बहुत कम होता है, तो हमारा जो इंपेडेंस होता है सर्किट का बहुत कम हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा E और V के बीच में सीरीज कंपोनेंट मिल रहा है वही है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 6 जो कि 2.25 से डायरेक्टली इंक्रीज हो गया 6.38 पे। इसके कारण ड्यू टू दिस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी और मैक्सिमम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट PEM1 इज ग्रेटर देन PEM2 मीन्स जो हमारा मैक्सिमम या स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, किससे? नॉर्मल कंडीशन से। मतलब फॉल्ट कंडीशन में हमारी जो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है, किससे? पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में, फॉल्ट जब तक नहीं हुआ है उससे। तो ये चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को इस तरह फिगर से भी समझ सकते हैं। इसको यही कर दो, मान लीजिए ये हमारी, इसी को हम देख लेते हैं, ये जनरेटर था, यह मान लो यहाँ पे ये आ गया, यह पावर यहाँ पे मिल रही थी इनफाइनाइट बस पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्ट हुआ जब इस पे कहीं पे, तो फॉल्ट पहले पावर हमारी ऐसे पूरी जा रही थी P, अभी क्या हुआ, जब फॉल्ट हुआ तो ये पावर डाइवर्ट हो गई यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे रिसीविंग एंड पे नहीं जा पाई पूरी पावर। अगर ये सॉलिडली ग्राउंडेड हो जाएगा पूरा, जैसे ये फॉल्ट हमने कहा है कि फॉल्ट इंपेडेंस के थ्रू ग्राउंड हो रहा है, तब तो कुछ पावर रिसीविंग एंड पे जा रही है जो कि हमें PEM2 के बराबर मिलेगी। लेकिन अगर यही सॉलिडली ग्राउंडेड हो रहा है, पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाता है, वहाँ पे कोई फॉल्ट इंपेडेंस नहीं होता है, तो टोटली पावर हमारी यहाँ पे चली जाएगी ग्राउंड पे, हमें रिसीविंग एंड पे नहीं मिल पाएगी, फॉल्ट में सारी की सारी पावर चली जाएगी। तो यही चीज़ है कि हमारी फॉल्ट कंडीशन में पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, कहाँ पे? रिसीविंग एंड पे। कहाँ चली जाएगी? फॉल्ट में चली जाएगी, फॉल्टेड पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है ये सारी चीज़। अब हम इस तीसरे केस को भी ले लेते हैं, पोस्ट फॉल्ट कंडीशन को, फिर हम देखेंगे क्या हमें मिलता है, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होगा जो हम अगला डिस्कस करेंगे अपना। कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया था कि अगर जनरेटर, स्टेबिलिटी हमने डिस्कस करी थी कि यदि जनरेटर फीड कर रहा है इनफाइनाइट बस को और फॉल्ट होने के तुरंत बाद इंस्टेंटेनियसली हमारा जो ये L2 थी, जिस लाइन में फॉल्ट हुआ है, वो तुरंत क्लियर हो जा रही थी, मतलब हटा दी जा रही थी सर्किट से, फॉल्ट की कंडीशन नहीं बनी रह पा रही थी। वो हमने आइडियल केस पे डिस्कस किया था इसके पहले। अब हम लोग प्रैक्टिकल केस डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा। भाई फ्री फॉल्ट हुआ, पोस्ट फॉल्ट हुआ, लेकिन जब फॉल्ट हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, टाइम भी क्या, भाई कुछ भी टाइम, रिले का कुछ अपना टाइम होगा, ब्रेकर का कुछ अपना टाइम होगा, उस टाइम में हमारी स्टेबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, स्टेबल कितना होगा सिस्टम, उसको हम लोग इसी बिल्डिंग ब्लॉक से समझेंगे आगे, ठीक है। इसको आप समझिएगा अच्छे से। यहाँ मैंने न्यूमेरिकल से इसीलिए सॉल्व करवाया है ताकि आपको हर चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों रिजल्ट्स को देखने के बाद हमें क्या मिलता है, X1 is lesser than X2 which is very lesser than the ये X3 हो गया, which is very lesser than the X2 मीन्स प्री फॉल्ट कंडीशन में ट्रांसफर रिएक्टेंस कम है किससे? पोस्ट फॉल्ट कंडीशन से, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है किससे? ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन से। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा PEM1 is greater than PEM2 is very very greater than PEM3। क्यों?
P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्स, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो क्यों, कैसे, E बाई एक्स है ही तो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसलिए अगर x1 ज़्यादा है तो PEM1 कम हो गया, x3 से है तो P, ये फिर से ये 3 है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो कुछ इस तरह से आएगा, देखिए कि पहला हमें जो मिला ये इस तरह से, यह हमें मिला कौन सा कर्व, PEM1, सबसे ज़्यादा कौन सा है, PEM1 है, ठीक। अब उसके बाद कौन सा है हमारे पास, PEM3 है, PEM3। फिर उसके बाद हमें ड्यूरिंग फॉल्ट में जो सबसे कम है वो क्या है, कुछ इस तरह से है, PEM2। ये कर्व कौन सा है, प्री फॉल्ट, ये कौन सा है, पोस्ट फॉल्ट, और ये कौन सा है, ड्यूरिंग फॉल्ट। तो ये समझ में आया। अब हमें जब हम अपनी प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी के लिए कि किसी एक लाइन में फॉल्ट हो जाता है, तो उस वक्त अब प्रैक्टिकल स्टडी केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि हम इन तीनों कर्व पे डिसाइड करेंगे। अभी तक हमने केवल इन दोनों कर्व पे स्टेबिलिटी देखी थी कि यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे आया, यहाँ से इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया वगैरह लगाया, ये हमने पीछे देख चुके हैं। अब हम इस कर्व को भी कंसीडर करेंगे, ड्यूरिंग फॉल्ट वाले को, फिर देखेंगे हमारी प्रैक्टिकल केस क्या है, और हम फिर स्टेबिलिटी और अपनी आगे बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी के। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मेरी कहीं कहीं पे हो सकता है गलत हो गई हो डाटा, बट मैंने ये ध्यान दिया है कहीं एक्यूरेसी में रहे, बट कहीं पे अगर हो जाती है तो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। न्यूमेरिकली हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन हमें रिजल्ट, इन द रिजल्ट यही मिलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी आगे फर्दर स्टडीज को और आगे प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाएंगे, और फर्दर स्टडी करेंगे इस पॉइंट के बाद। अब इस कर्व से लेके चलेंगे हम लोग अपनी स्टेबिलिटी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।